ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 301, ग्रह डायमा पर पहुंचना। गड़गड़ाहट। अंतरिक्षयान का इंजन एक जागृत शेर की तरह गड़गड़ाहट के साथ हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा, जिससे गोल गोल झटके महसूस हुए। अंतरिक्षयान एक लंबे हॉल की तरह था, जिसमें बाईं और दाईं ओर एकल सीटें व्यवस्थित थीं। सीटों की संख्या लगभग 500 तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसा कि जेरास ने गिना, उसमें केवल कुल 270 छात्र मौजूद थे। कुल मिलाकर छात्रों की संख्या 300 थी। फिर कुल 30 छात्र पीछे रह गए। अंतरिक्षयान के हवा में उड़ने के 5 मिनट बाद अंतरिक्षयान ने जिस स्थान से उड़ान भरी थी, वहां अचानक एक गोरा दूत प्रकट हुआ। वह वहां खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, और जल्द ही एक छात्र तेजी से उस स्थान की ओर भागा। सभी इधर उधर देख रहे थे क्योंकि अंतरिक्षयान नहीं मिल पा रहा था। क्या ये झूठ है? छात्रों में से एक ने धीरे धीरे दूत की ओर मुड़ने से पहले स्पष्ट बंदरगाह की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, जो बिजुका की तरह स्थिर खड़ा था। और अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय रूप से चमकीला पीला प्रभामंडल चमक रहा था। क्योंकि सभी छात्रों का ध्यान तुरंत उन अजीब आंखों पर गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदमी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं तो वे चौंक गए। ताली। पूरी जगह पर एक तेज ताली की आवाज गूंजी और अचानक सभी छात्र हवा में गायब हो गए। एक विशाल गड्ढा जो सेकंड पहले उनके अस्तित्व की याद दिलाता था। म्यूटेंट संगठन में देरी का स्वागत नहीं किया जाता है, वे इसे कठिन तरीके से सीखेंगे। आदमी ने धीरे धीरे दृश्य से दूर जाने से पहले बड़बड़ाया। छात्रों के भाग्य के बारे में केवल शैतान ही जानता है। एक अंतरिक्ष यान भयानक मैक 10 गति के साथ अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में उड़ गया। भयानक गति के कारण अंतरिक्ष में अनियंत्रित उतार चढ़ाव हुआ, जिससे स्थानिक छेद दिखाई देने लगे और तुरंत ही अंतरिक्ष यान उनमें घुस गया, भंवर का उपयोग करके और भी अधिक दूरी तय की। समय तेजी से बीतता गया। अंतरिक्ष यान अपने मार्ग की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके भीतर सैकड़ों छात्र थे जो यहाँ वहाँ एक दूसरे से बड़बड़ा रहे थे, केवल कुछ मामूली अपवादों के साथ। उनमें से एक सफ़ेद बालों वाला युवक था। जेरा की आंखें बंद थीं और वह मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। गपशप और बड़बड़ाहट ने उसे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं किया और वह इसके बजाय चुप रहा। अचानक जहाज की आवाज गूंजी। हम स्थान के 3 मिनट करीब हैं। मिशन टैब जारी कर दिया गया है। कृपया अच्छी तरह से पढ़ें। DRRRING। कंपन के कारण जेरा की आंखें खुल गईं क्योंकि उसने कार्ड पर अधिसूचना देखी। मिशन जारी करना। मुख्य मिशन, जितने हो सके उतने टाइटन्स को मार डालो। पुरस्कार: हत्या। एक प्रारंभिक उल्का रैंक स्टेज टाइटन इक्वल्स जोड़ 1 0 मृत्यु अंक। 2 एक मध्य उल्का रैंक स्टेज टाइटन इक्वल्स जोड़ 2 0 मृत्यु अंक। 3 एक देर से उल्का रैंक स्टेज टाइटन इक्वल्स जोड़ 3 0 मृत्यु अंक। 4 एक शीर्ष उल्का रैंक स्टेज टाइटन इक्वल्स जोड़ 5 0 मृत्यु अंक। 5 एक प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक स्टेज टाइटन इक्वल्स जोड़ 1 5 0 मृत्यु अंक। पूर्ण विराम। महत्वपूर्ण नोट: सभी हत्याएं आपके संचार कार्ड द्वारा सटीक रूप से दर्ज की जाएंगी और जो व्यक्ति अंतिम स्ट्राइक करता है वह जीत जाता है। पूर्ण विराम। जैसे कि आप इसे और अधिक अराजक नहीं बना सकते थे, जेरास ने असंतुष्ट भाव से सोचा। इस तरह के नियम के साथ, तब वह पहले से ही जगह जगह डाकुओं के एक समूह की उम्मीद कर रहा था जो दूसरों की हत्याएं कर रहे थे, जो निस्संदेह सब कुछ अराजक बना देगा। समय अवधि: जब तक ग्रह डायमा पर सभी टाइटन्स का सफाया नहीं हो जाता, तो हम तब तक नहीं जा सकते जब तक कि इस जगह पर कोई और टाइटन्स न बचे। ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, जेरास ने सोचा। बेशक उसे म्यूटेंट संगठन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या होगा अगर वे बताए गए से उच्च ग्रेड टाइटन्स थे? क्या होगा अगर कोई मध्य कॉस्मिक रैंक चरण या पीक कॉस्मिक रैंक चरण भी हो? फिर वे ग्रह पर फंस जाएंगे और घृणित लोगों की दया पर होंगे, जो सचमुच हमेशा के लिए ले सकता है। लेकिन ये भी उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि उसे वास्तव में मिशन के साथ जाने की जरूरत नहीं थी। जेरास ने अपना सिर ऊपर उठाया और अन्य छात्रों को देखा जिनके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से बड़ी मुस्कान थी। उसके विपरीत उन्हें डेथ पॉइंट्स की आवश्यकता थी। यह उसी तरह था जैसे उसे EIA में पॉइंट्स की आवश्यकता थी। केवल मृत्यु बिंदुओं के साथ ही वे परमाणु ऊर्जा संवर्धन तकनीकें खरीद पाएंगे, जिसके लिए निस्संदेह मृत्यु बिंदुओं की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है, और परमाणु कलाएं भी खरीद पाएंगे, जो कि युद्ध तकनीकें हैं जो काम करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करती हैं। जेरास के भीतर बिल्कुल भी परमाणु ऊर्जा नहीं थी, यहाँ तक कि उसके स्लिम्बरिंग टाइटन जीन को भी म्यूटेंट ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और यह अजीब तरह से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। या तो कारण मन है या नहीं, उसे नहीं पता। कुल मिलाकर यह मिशन उसके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन जेरास को इस मिशन में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ प्रेरित करेगी, वह है अविश्वसनीय मात्रा में जीवनसार की कटाई करना जिसे वह प्राप्त कर सकता है।
मारे गए टाइटन्स के जीवन सार की कटाई, जो उसके द्वारा या उसके द्वारा नहीं हो सकती है, उसे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम बनाएगी, जो बदले में उसकी ताकत को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ाएगी। लेकिन टाइटन शब्द सुनते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे किस प्रकार के टाइटन हैं? इस बात ने ज़ेरा की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया और उसने सोचा कि उसके जैसे टाइटन से लड़ने का अनुभव कैसा होगा। हम ग्रह डायमा पर पहुंच चुके हैं। 3, 2, 1 में जहाज पर चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। एआई की आवाज़ गूंजी और ज़ेरा की भौहें तन गईं। जब वे 500 मीटर से ज़्यादा हवा में हैं तो वे जहाज़ पर चढ़ने की तैयारी कैसे कर सकते हैं? और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि सामने के छात्र अचानक गायब हो गए। कारण को देखते हुए ऐसा उनके पैरों के नीचे की ज़मीन के अचानक अलग हो जाने के कारण हुआ था और वे तुरंत सीट के साथ ज़मीन पर गिर गए। हक, ज़ेरा ने बड़बड़ाया जब उसकी सीट खिसक गई और उसने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया, तेज़ी से बादलों के समुद्र से गुजरते हुए। आइज़ ऑफ कैश को सक्रिय करें। उसने जल्दी से आदेश दिया कि ज़मीन पर क्या है ये देखें, और जब उसने देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया, जैसे कि मेरी बदकिस्मती इससे भी बदतर नहीं हो सकती। एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ सक्रिय करें। अध्याय 302, तीव्र युद्ध। क्रैकल क्रैकल, बिजली की एक चमकदार सुनहरी चाप आकाश से नीचे की ओर दौड़ी, जैसे बिजली के देवता का प्रकोप ज़ेरास पर एक सर्वनाशकारी शक्ति के साथ टूट पड़ा हो। गर्जना, शॉकवेव से धके हुए आकृति के भीतर से शक्तिशाली रूप से शॉकवेव बाहर निकली, क्योंकि ज़ेरास के नीचे 5-20 मीटर टाइटन ने तुरंत अपने सिर ऊपर की ओर झटके से उठाए। धमाका, ब्रेन टिश्यू और रक्त पूरे स्थान से बाहर निकल गया, क्योंकि ज़ेरास ने अपने हाथों को हवा में पीछे की ओर झटका दिया और फिर मुट्ठी को नीचे गिरा दिया, जो तुरंत हवा को उड़ा दिया और एक तोपखाने के गोले की तरह नीचे की ओर गिर गया। टाइटन ने तुरंत अपना पूरा शरीर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ज़ेरास ने अचानक अपने विशाल पैर को जमीन पर पटक दिया, जिससे 2 मीटर का गड्ढा हो गया। धूल हवा में उड़ गई। अचानक सफ़ेद हवा निकली, सारी धूल उड़ गई। आखिरकार टाइटन्स के समूह के सामने नया सामान्य रूप से शरीर का पता चला। ये 20 मीटर लंबा टाइटन था, बिल्कुल उनके जैसा, सिवाय इसके कि उसके शरीर पर मांस की परत के बजाय वह एक अजीब नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो किसी प्रकार के कवच जैसा दिखता था। उसके सफ़ेद बाल लंबे धागों की तरह थे जो उसके सिर के पीछे तक पहुंचते थे, पीछे की ओर बेतरतीब ढंग से उड़ते हुए, जबकि उसकी तीखी नीली आंखें उसकी बाह को घूर रही थीं, जो वर्तमान में एक साथ मुड़ी हुई थी, और उसके मुंह से सफ़ेद बालों के गुच्छे निकल रहे थे। ज़ेरास अपनी पूरी नस में बह रही पूर्ण शक्ति की भावना में नहाया। एस्ट्रल टाइटन मॉर्फ ने तुरंत उसकी ताकत और शारीरिक स्थायित्व को पूरी तरह से नए स्तर पर दोगुना कर दिया, और तुरंत उसकी आंखें शेष 4 टाइटन्स की ओर चली गईं, क्योंकि उसकी बाईं आंख में काला भंवर जीवन में आ गया, पागलों की तरह घूम रहा था, जबकि उसकी पुतलियों के बीच में एक अकेला काला बिंदु दिखाई दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी निराश नहीं करेंगे। ज़ेरास के तुरंत आगे बढ़ने पर उसके मुंह से ये शब्द निकले। उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत धमाके के साथ फट गई, और अगले ही सेकंड में वह टाइटन्स में से एक के ठीक सामने था। धमाका, उसके हाथ तेजी से बाहर निकले, टाइटन के चेहरे को कसकर पकड़ लिया। धमाका, उसकी भयानक गति के साथ टाइटन तुरंत अपने पैरों से उठ गया और उसका सिर बगल में गगनचुंबी इमारतों के शीशों से टकराया। धमाका, शॉकवेव सुनामी की तरह बाहर की ओर फटी, जगह जगह शीशों के टुकड़े इतनी तेजी से उड़े कि गोली की गति से भी ज्यादा तेज हो गए। दहाड़, टाइटन के मुंह से एक अमानवीय दहाड़ निकली, जिसने ज़ेरा की मुस्कान को और भी चौड़ा कर दिया, और वह अपने मन में चिल्लाया, एब्सोल्यूट मॉर्फ को सक्रिय करें। तुरंत उसके हाथ बदल गए, एक बड़े स्टील जैसे पंजे में बदल गए जो शैतानी रोशनी बिखेर रहे थे। पुची पुची, जब दोनों टाइटन ज़ेरास के पास पहुंचे और उसके कंधे पर जोर से काटा तो उसके कंधे में कुछ चुभने की आवाज़ आई। लेकिन जब उसने टाइटन के सिर पर जोर लगाया, जिसे उसने गगनचुंबी इमारत पर लॉक किया था, तो उसकी शैतानी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। पुची, तीसरी बार मांस में कुछ चुभने की आवाज़ आई जब ज़ेरा के पंजे टाइटन के पंजे में घुस गए। क्रश, धमाका, टाइटन की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होते ही ज़ेरा के चेहरे पर गर्म खून के छींटे पड़े। 2 गिरे, उसने अचानक बड़बड़ाया जब वह तेजी से मुड़ा, क्योंकि ज़ेरा के कंधे पर दबाव डालने वाले टाइटन में से एक को गगनचुंबी इमारत की स्थिति में घुमाया गया, और तुरंत धमाका, ज़ेरस के इमारत से टकराने पर एक और शक्तिशाली शॉकवेव बाहर की ओर उठी और टाइटन की खोपड़ी इमारत से टकराकर टूट गई। दर्द की दहाड़, जो कभी पूरी नहीं होती जब अविश्वसनीय ताकत से भरी एक लात टाइटन के चेहरे पर पड़ती है। धमाका, तुरंत हड्डी के कुचलने की घिनौनी आवाज़ें पूरे स्थान पर गूंजती हैं, क्योंकि ज़ेरास ने अपने पैरों को ऊपर उठाया और एक बार फिर नीचे की ओर धमाका किया। धमाका, और एक बार फिर धमाका, और एक बार फिर धमाका। क्रैक, तुरंत ज़ेरास द्वारा उस पर एक आखिरी कदम रखने पर खोपड़ी टुकड़ों में टूट गई, जिससे खून और मस्तिष्क पदार्थ जमीन पर छलकने लगे। ज़ेरा की नीली आंखों में मोटी लाल नसें दिखाई दी, क्योंकि अविश्वसनीय मात्रा में दर्द उसके मस्तिष्क पर पड़ा, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि उसकी पसलियों पर एक गंभीर क्लैम्प था।
अच्छा, वाकई अच्छा। बहुत समय हो गया था जब से उसे इतना दर्द महसूस हुआ था। यह एक लत की तरह था जिसकी उसे लालसा थी और एस्ट्रल टाइटन जीन ने उस लत को दिमाग सुन्न करने वाले स्तर तक बढ़ा दिया। दर्द इतना था कि उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसके मुंह से अमानवीय भाषा निकली और उसके पंजे 3 मीटर तक फैल गए और उसने टाइटन के दोनों सिर को कसकर पकड़ लिया। तुरंत उसने अपने कंधे और अपनी पसलियों को बलपूर्वक बाहर निकाला और उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। शेष दो टाइटन्स के जबड़ों से ज़ेरा का अपना खून और मांस टपक रहा था क्योंकि दोनों टाइटन्स खड़े होकर उसकी ओर दौड़ने लगे। और ज़ेरास भी नीचे झुका और उसने शेष दो टाइटन्स के शरीर को दोनों हाथों में उठा लिया। हवा के फटने की आवाज़ गूंज उठी जब ज़ेरास ने अपने हाथों में दो टाइटन्स के शरीर को लेकर बाहर निकला। तुरंत शरीर उन दो टाइटन्स के सिर से टकराए जो उनकी ओर भाग रहे थे, और वे तुरंत एक तोपखाने के गोले की तरह पीछे की ओर मुड़ गए और बगल में विशाल गगनचुंबी इमारतों से टकरा गए। तुरंत ही ज़ेरास ने अपने हाथों में दो टाइटन्स के शवों को लेकर एक बार फिर से उन दोनों टाइटन्स पर हमला किया और उन्हें गगनचुंबी इमारत में और भी गहराई तक धकेल दिया। दोनों से दर्द की एक और दहाड़ निकली जो पूरे स्थान पर गूंज उठी और अगले 5 मिनट तक जारी रही। 5 मिनट बाद ज़ेरास ने आखिरकार अपने हाथ में पकड़े दोनों टाइटन्स को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के ऊपरी शरीर गल गए थे और फिर वह गगनचुंबी इमारत पर डिजाइन की गई कलाकृति को भावहीनता से देखता रहा। गगनचुंबी इमारत में ही दो टाइटन्स के शव थे जो इमारत पर कसकर फंसे हुए थे। उनकी छाती खोखली हो गई थी और धंस गई थी जबकि उनका सिर कहीं नहीं था। मस्तिष्क के छींटे और खून उनके अस्तित्व की याद दिला रहे थे। अध्याय 303 मृत्यु गणना रैंकिंग। बूम। ज़ेरस के आसमान में उड़ते ही उसका शरीर हवा में उछल गया। बीच हवा में उसकी विशाल 20 मीटर की ऊंचाई अचानक 2 मीटर हो गई जब वह गगनचुंबी इमारतों के शीर्ष पर धीरे से उतरा। अपने हाथों को बगल में फैलाते हुए ज़ेरस ने जल्दी से वर्दी की एक नई जोड़ी दिखाई। बस हो गया, अराजकता की आंखों को सक्रिय करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा जबकि उसकी आंखें पूरे क्षेत्र में घूम रही थीं। वह अपने स्थानों से दूर तक देख सकता था। सैकड़ों टाइटन्स पूरे स्थान पर घूम रहे थे और किसी स्थान से वह शानदार विस्फोटों को महसूस कर सकता था जो युद्ध के संकेत दिखा रहे थे। टाइटन से लड़ने से वह पहले से ही उनके बारे में कुछ अनुमान लगा सकता था। सबसे पहले ये कि उनमें बुद्धि की कमी है। वे नासमझ जानवर की तरह हैं जो केवल काटना और काटना जानते हैं। उनमें किसी भी अंतर्निहित लड़ाई की क्षमता का अभाव है, लेकिन उनकी कच्ची ताकत और उनके विशाल शरीर ने इसकी भरपाई कर दी। 2 मीटर लंबे व्यक्ति के लिए 5-10 मीटर लंबे व्यक्ति से लड़ना बहुत मुश्किल होता। वह सामान्य से जल्दी थक जाता था। उसे संदेह नहीं था कि कोई भी सामान्य छात्र मर जाता अगर वह खुद को उस स्थिति में पाता जो उसने पहले पाया था। बच निकलना भी एक चमत्कार होगा। दूसरी बात जो उसने देखी वह ये थी कि उसी अवस्था में सामान्य साधकों के विपरीत टाइटन्स में सामान्य से अधिक जीवनसार था। आमतौर पर वह केवल 40 जीवनसार अंक ही एकत्र करता, लेकिन टाइटन से उसने कुल 80 जीवनसार अंक एकत्र किए जो सामान्य से दोगुने थे। टाइटन्स के पहले स्थान पर आने के बारे में इसने ज़ेरास की जिज्ञासा को जगाया क्योंकि उस जगह को देखने पर वहां गगनचुंबी इमारतों की कतारें थीं जो दिखाती थीं कि यह एक उन्नत बस्ती थी और किसी जगह के रूबल के बीच वह कुछ लोगों के शव देख सकता था जो निस्संदेह मनुष्य थे लेकिन उनके ऊपरी अंग गायब थे। अजीब बात है, लेकिन मेरा कोई काम नहीं है, उसने बिना किसी दिलचस्पी के बड़बड़ाया जब अचानक उसका कार्ड वाइब्रेट हुआ। मिशन अधिसूचना। मिशन के लिए विशेष रूप से एक नई सुविधा बनाई गई है। और वह क्या है? ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा जब स्क्रीन पर छवि तुरंत बदल गई। डेथ काउंट्स रैंकिंग पूर्णविराम 1 एस्मोस डेमोगोर्गन 2 लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन पूर्णविराम 2 सीरे नोस्ट्राडेमस 1 लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन जोड़ 3 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन 3 ऑरा गनशॉट 7 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज 4 बंजान 6 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज 5 कैन वुड्रॉफ 5 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज 6 माइकल सेकेरा 3 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज 7 गोरा होरा 2 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन। ओह, उन्होंने छात्रों के लिए हत्याओं की संख्या के आधार पर एक रैंकिंग बनाई है। ज़ेरास ने अपनी घड़ी पर अधिसूचना को देखते हुए सोचा। वह ये देखकर थोड़ा हैरान था कि वह वर्तमान में रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। इसका मतलब है कि कुल 4 लोग उससे ज्यादा टाइटन्स को मारने में सक्षम थे, भले ही यह पहले से ही 30 मिनट से भी कम समय था। और रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले असमोडियस के स्कोर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उसने अब 30 मिनट से भी कम समय में 2 लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन्स को मार दिया था। ये बहुत तेज है, ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर कहा। टाइटन को जानना जरूरी था। हालांकि लेट मेटियोर रैंक स्टेज पर वे स्टेज के सबसे शिखर पर थे, जिसका मतलब है कि उनकी तुलना स्यूडो कॉस्मिक रैंक स्टेज से की जा सकती है। 30 मिनट के भीतर उनमें से 2 को मारना उसके लिए भी बहुत हैरान करने वाला था। वह केवल ये सोच सकता था कि वास्तव में एस्मोस की शक्ति किस स्तर की थी।
और इस तरह के असामान्य रूप से लड़ने के विचार ने ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि युद्ध की लालसा उसके पूरे शरीर में फैल गई। तो चलिए इस रैंकिंग से शुरू करते हैं, क्या हम? ज़ेरास ने सोचा, जब अचानक उसकी हथेलियां जीवन में आ गईं और उसकी हथेलियों के बीच एक सुनहरी वस्तु दिखाई दी। ये लगभग 2 मीटर का एक सुनहरा त्रिशूल था जो एक शक्तिशाली सुनहरी आभा बिखेर रहा था। तुरंत ज़ेरा के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, क्योंकि उसके सफ़ेद बाल तुरंत सुनहरे हो गए और सुनहरे तराजू ने उसके पूरे शरीर को कसकर ढक लिया। उसने इस मिशन की शुरुआत से ही अपने गुप्त ट्रम्प कार्ड में से एक का उपयोग करने का फैसला किया था। उसने अटलांटिक ट्राइडेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया, क्योंकि ज़ेरास नहीं चाहता था कि कोई भी आर्टिफैक्ट की शक्ति को नोटिस करे, लेकिन यहाँ जहाँ टाइटन्स 10 स्थानों पर घूमते थे, वहाँ उसके पास कोई नहीं था जिससे वह ट्राइडेंट को छिपाना चाहता था, इसलिए हथियार को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इससे भी ज़्यादा, ये समय था कि वह ट्राइडेंट के बारे में और अधिक सीखे और हथियारों की अपनी समझ बढ़ाए। और साथ ही वह उस जगह पर पूरी तरह से जाना चाहता था और उसे बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहता था। यहाँ वह पूरी तरह से बिना किसी चिंता के पूरी तरह से आगे बढ़ सकता था। वह हमेशा अपनी ताकत को छिपाने और पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाने से पहले ही थक चुका था, लेकिन इस पल से उसने अपना फैसला किया। अब से वह हर चीज़ में पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। अगर कोई उसे स्वर्ग विरोधी पाता है तो वह बस उसे नीचे गिरा देगा। और धीरे धीरे ज़ेरा के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके सुनहरे बालों से निकलने वाली रोशनी अचानक दोगुनी हो गई, इससे पहले कि उसके चेहरे के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दे। बधाई हो, अटलांटिस ट्राइडेंट के साथ होस्ट फ्यूजन में 10% की वृद्धि हुई है। ज़ेरा के अचानक नीचे झुकने पर पूरे स्थान में गोलाकार शॉकवेव फैल गई। उसका त्रिशूल आगे की ओर इशारा कर रहा था और फिर वह गगनचुंबी इमारत जिस पर वह खड़ा था पीछे की ओर गूंज उठी, क्योंकि ज़ेरा भयानक गति से हवा में चीरता हुआ तुरंत आकाश में दिखाई दिया। शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से भरी एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर दौड़ी, जिससे पूरे स्थान में शॉकवेव फैल गई। अध्याय 304, शैतान का नाम एस्मोडियस था। एक त्रिशूल स्वर्ग से नीचे आया, जैसे स्वर्ग का प्रकोप हो, और जमीन पर एकत्रित टाइटन्स के समूह पर जोरदार प्रहार किया। बूम! जमीन पर एक विशाल खाई दिखाई दी, जहां यह उतरा और तुरंत फर्श एक बार फिर से व्यापक रूप से हिल गया, क्योंकि त्रिशूल के बगल में एक सुनहरे रंग की आकृति दिखाई दी। जमीन पर खाई से कूदते हुए ज़ेरास पहले टाइटन के सामने प्रकट हुआ। उसका त्रिशूल अविश्वसनीय गति से आगे की ओर बढ़ रहा था। धमाका! तुरंत टाइटन का पूरा 10 मीटर का शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, क्योंकि यह उसके पीछे एक और टाइटन से टकराया और दोनों अपने पीछे गगनचुंबी इमारत से जोर से टकराए। काबूम! गगनचुंबी इमारत को बलपूर्वक पीछे की ओर घुमाया गया और दोनों टाइटन वहीं बिना हिले डुले खड़े रहे। धमाका! गिरते हुए ज़ेरा की आकृति की ओर एक विशाल मुक्का मारा गया, जैसे कि उसके पैरों के नीचे एक अजेय मंच रखा गया हो। ज़ेरास ने अचानक जमीन पर जोर से पैर पटक दिया और ऊपर की ओर उछला, ऐश के मुक्का से 1 इंच की दूरी से जमीन पर गिरते हुए। डैश सक्रिय करें। तुरंत वह विशाल हाथों पर दौड़ा और टाइटन्स के पास पहुंचा, अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल फेंका। धमाका! तुरंत टाइटन का सिर फट गया। ज़ेरास ने 1 सेकंड बाद उसे पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वह अगले सेकंड में त्रिशूल के सामने पहुंच गया। तुरंत हवा में विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष पागलों की तरह कांप उठा, क्योंकि 4 हाथ भयानक गति से हवा में फट गए, सर्वनाशकारी शक्ति के साथ, और सभी दिशाओं से ज़ेरास की ओर झपटे। अच्छा! तुरंत हथियार से सुनहरी आभा 2 बार चमक उठी, क्योंकि ज़ेरास ने हथियार को तेजी से घुमाया और फिर धमाका! काबूम! पूरी जगह पर एक भयानक शॉकवेव फैल गई। हवा में हिंसक विस्फोट हुआ और 4 आकृतियां गगनचुंबी इमारतों से टकराते हुए पीछे की ओर लुढ़क गईं, जबकि एक सुनहरी आकृति जमीन पर गिर गई, जिससे फर्श पर 20 मीटर गहरी खाई बन गई। बूम! अगले ही सेकंड में ऊर्जा का एक सुनहरा स्तंभ खाई में घुस गया, क्योंकि एक आकृति हवा में दिखाई दी और भयानक गति से दूर से टाइटन्स के पास आ गई। गगनचुंबी इमारतों की कतारों से भरे इलाके में सड़कों पर एक छोटी नदी की तरह ताज़ा लाल खून बह रहा था। खून की नदी ने न केवल इलाके के नज़दीक रहने वाले छात्रों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि जब उन्होंने खून की गंध ली तो उन्हें पता चला कि यह टाइटन का खून था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जगह पर मौजूद दूसरे टाइटन्स की तरह वे सभी तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां से खून की नदी बह रही थी। इसलिए एक हास्यास्पद दृश्य बनाया गया, क्योंकि सभी छात्र तुरंत उस दिशा में भाग गए जहां से रक्त बह रहा था, जबकि टाइटन्स उस दिशा की ओर भागे जिससे एक ही सच्चा परिणाम निकला। रक्त के स्रोत की ओर बढ़ने वाले टाइटन्स कभी वापस नहीं लौटे, जबकि समय बीतने के साथ रक्त की नदी बढ़ती ही गई। रक्त नदी के स्रोत पर टाइटन के शरीर का ढेर एक छोटे से पहाड़ का निर्माण कर रहा था, जो 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा था और अपने आधे आकार में क्षेत्र के आसपास के गगनचुंबी इमारतों को टक्कर दे रहा था। अगर कोई टाइटन से बने इस पहाड़ के शीर्ष पर देखता तो उसे सुनहरे बालों वाला एक बैठा हुआ युवक दिखाई देता। उसके लाल होठों से सिगरेट के धुएं के गुबार निकल रहे थे और उसकी सुनहरी आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। उसकी आंखें पढ़ी नहीं जा सकती थीं।
उसके बगल में 5 मीटर ऊंची दरांती रखी हुई थी जो उसके आकार से लगभग दोगुनी थी। इसका ब्लेड अविश्वसनीय ढंग से घुमावदार था और इसके चारों ओर विभिन्न रून दिखाई दे रहे थे जिनमें से प्रत्येक लाल रंग की रोशनी से जगमगा रहा था, जबकि ब्लेड को पकड़े हुए लोहे की छड़ी से अथाह अंधेरा प्रकाश निकल रहा था। उसके मुंह से धुएं का एक और कश निकला जब युवक ने नीचे देखा, जहां टाइटन्स का एक समूह पहले से ही पहाड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कितना परेशान करने वाला, आलसी और थोड़ा चिढ़े हुए स्वर में युवक का दाहिना हाथ दरांती के मूठ पर दबा हुआ था और उसने तुरंत उसे बाहर की ओर फेंक दिया, जबकि दरांती उस जगह के चारों ओर घूमी और तेजी से नीचे उतरी। सिगरेट के आखिरी कश के साथ यह आखिरकार समाप्त हो गई और युवक ने इसे फेंक दिया और फिर सीधा खड़ा हो गया। अपने पीछे आकाश को देखने के लिए अपनी पीठ मोड़ते हुए वह अचानक नीचे गिर गया, क्योंकि हवा बेतहाशा फड़फड़ा रही थी और युवक के सिर पर सुनहरी हवा अराजक रूप से बह रही थी। टाइटन्स के खून से भरी जमीन अचानक कमल के आकार की स्थिति में फट गई। अपने हाथों को बगल में फैलाते हुए दरांती अचानक दूर से लुढ़क गई और तुरंत युवक के हाथों में आ गई। अगले ही पल खून और शरीर के ऊतक ऊपर से बारिश की तरह गिरने लगे, क्योंकि टाइटन्स जो पहले लाश के पहाड़ पर चढ़ रहे थे रहस्यमय तरीके से 1000 टुकड़ों में कट गए और बेतरतीब ढंग से नीचे गिर गए। सुनहरे बालों वाला युवक अपनी सुनहरी आंखों से आगे की ओर देख रहा था। 20 से ज्यादा टाइटन्स उसकी ओर दौड़ रहे थे। तुरंत युवक आगे की ओर चलने लगा। उसके सुनहरे बाल और लाल रंग की वर्दी उसके चारों ओर बेतरतीब ढंग से उड़ रही थी, जबकि उसके हाथों में मौजूद दरांती का आकार बढ़ने लगा और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई और तुरंत ही उसे हवा में उठा लिया गया। यह आगे की ओर कट गया। अंतरिक्ष के टुकड़े होने की घटना किसी को भी साफ दिखाई दे रही थी और बिना किसी प्रतिरोध के टाइटन्स को चीरती हुई निकल गई। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से नरसंहार का दृश्य था, क्योंकि एक शैतानी दरांती के साथ एक युवक टाइटन्स के एक समूह का सामना कर रहा था। अगले ही पल खून और कांच के टुकड़े जगह जगह उड़ रहे थे। 1 घंटे बाद टाइटन्स का एक और पहाड़ अब फिर से बन गया है और उसके ठीक ऊपर सुनहरे बालों वाला वह युवक बैठा है जिसके पास उसकी दरांती रखी हुई है। उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही हैं। मेरी आत्मा अंधकार में है, उसने बिना सोचे समझे बड़बड़ाया और अपनी शर्ट की जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाने से पहले लाइटर निकाला। उसके मुंह से सिगरेट की लहरें निकल रही थीं, जैसे ही उसने अचानक अपने घुटनों को अपनी छाती से टकराया और अपना सिर उस पर रख दिया। मेरी आत्मा, मुझे लगता है कि मैंने इसे खो दिया है। अध्याय 305 EIA की रिपोर्ट। सूर्य पहले से ही क्षितिज में उतर रहा था, जिससे पूरे स्थान पर नारंगी रंग की चमक फैल गई। एक इमारत के ऊपर एक सफेद बालों वाला युवक बैठा था, धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रहा था और अगले 2 घंटों तक वहां बैठा रहा, जब तक कि सूरज पूरी तरह से डूब नहीं गया। आसमान में धीरे धीरे 2 चांद दिखाई दिए जो नीचे जमीन पर अमानवीय दृश्य में अपनी कृमि जैसी चमक बिखेर रहे थे। जीरा के मुंह से सफेद बाल बाहर निकल आए जब वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और गगनचुंबी इमारत के किनारे की ओर चलने लगा। 50 मीटर की दूरी पर स्थित फर्श को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक नीचे गिर गया। हवा के झोंके के कारण उसके बाल बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। धमाका! अचानक उसने अपने पैरों पर जोर से हवा को लात मारी और वह विपरीत दिशा में उड़ गया। उसका सिर गगनचुंबी इमारत के शीशे से टकरा गया और वह बार बार जमीन पर लुढ़क रहा था। उसकी पीठ की मांसपेशियां अचानक से बहुत जोर से हिल गईं, क्योंकि जेरास ने तुरंत खुद को हवा में पाया। उसके 1 सेकंड बाद वह धीरे से जमीन पर उतरा। जहां वह था वहां देखकर वह देख सकता था कि यह एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा बेडरूम था, जिसे आलीशान तरीके से डिजाइन किया गया था। बेशक वह पूरी रात मारने का इरादा नहीं रखता था और अगली सुबह आने से पहले अच्छी तरह से आराम करना चाहता था, और जेरास ने इसके लिए एकदम सही जगह चुनी थी, और वह ये गगनचुंबी इमारत थी जो पहले एक 7 सितारा होटल था। बिस्तर की ओर चलते हुए उसकी पीठ कमजोर होकर उस पर गिर गई, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद उसकी हड्डियां संतुष्टि में कराह रही थीं। अपना कार्ड निकालते हुए उसने नोटिफिकेशन को देखा और वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। डेथ काउंट्स रैंकिंग 1 एस्मोस डेमोगोर्गन 10 लेट मेटियोर रैंक स्टेज और 210 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। 2 केन वुड्रोफ 5 लेट मेटियोर रैंक स्टेज और 300 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। 3 सीरे नोस्ट्राडेमस 3 लेट मेटियोर रैंक स्टेज और 99 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। पूरी ताकत लगाने के बाद भी आपने ऊपरी रैंकिंग हासिल कर ली। जेरास ने असमोडियस की मृत्यु की संख्या को देखते हुए खुद से सोचा। जेरास ने लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन से ज्यादा नहीं बल्कि कई मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज से मुलाकात की। जहां तक असमोडियस ने इतने सारे लोगों को कैसे मार डाला, इस बात ने उसे बहुत हैरान कर दिया। चलो देखते हैं कल क्या होता है, जेरास ने रैंकिंग को हटाते हुए सोचा और उसे अपनी वर्दी में रख लिया। अचानक उसकी EIA घड़ी जोर से हिली और जेरास तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। उसे यहाँ आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और फिर भी उसे EIA से कोई नई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह शांत और इस बारे में चिंतामुक्त हो।
अंत में एक अधिसूचना भेजी गई, देखना ही उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। मिशन अधिसूचना। म्यूटेंट संगठन में आपकी सफल घुसपैठ के लिए राइजिंग स्टार ज़ेरास को बधाई। हम तुरंत योजना पर काम शुरू करने में सक्षम हैं और अभी बेस की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण विराम। हमारे अनुमान के अनुसार हम अब से लगभग 1 या 2 सप्ताह में बेस पर सटीक रूप से लॉकडाउन करने में सक्षम होंगे। पूर्ण विराम। तो अभी आपको केवल म्यूटेंट संगठन के नियमित भर्ती छात्र के रूप में कार्य करते रहने की आवश्यकता है। अपने आप पर अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करें और ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपके कवच को उड़ा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही है और आपका मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। जब आपके रास्ते से कुछ भी चाहिए या म्यूटेंट संगठन का स्थान आखिरकार ट्रैक हो जाता है तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। ये संदेश तुरंत स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा, इसलिए चिंता न करें यदि आप इसे अब और नहीं ढूंढ पाते हैं। अच्छा काम करते रहो। ज़ेरस ने नोटिफिकेशन देखा, उसकी उखड़ी हुई भौहें आखिरकार थोड़ी ढीली पड़ गईं और उसने एक शांत सांस छोड़ी। कम से कम अब उसे पता था कि उसने मिशन का अपना हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है और संगठन द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है। उसे बस इतना करना था कि अपनी उपस्थिति बनाए रखनी थी, हालांकि वह यह के कहे अनुसार कम से कम नहीं होगा। ये जानकर फिर भी राहत मिली कि वे पहले से ही उसकी स्थिति पर नजर रखने पर काम कर रहे हैं। उस जानकारी के साथ वह अब शांति से सो सकता था, लेकिन उससे पहले वह अपनी प्रगति की जांच करना चाहता था। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। सिस्टम इंटरफेस। बधाई हो, होस्ट ने लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन को हरा दिया है। प्लस 2000 एक्सपी। बधाई हो, होस्ट ने मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन को हरा दिया है। प्लस 1700 एक्सपी। बधाई हो, होस्ट ने मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन के जीवन सार को अवशोषित कर लिया है। जोड़ 80 ऊर्जा अंक। बधाई हो, होस्ट ने लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन के जीवन सार को अवशोषित कर लिया है। ऊर्जा जोड़ 100। नोटिफिकेशन की झड़ी ने तुरंत ज़ेरा की आंखों पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर मुस्कान खिल उठी। नाम ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। स्तर 17। मन कल्टीवेशन स्टेज मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। HP 120/370। XP 30,000/25,000। ऊर्जा 405,000। मन कोर ऊर्जा 300/300। विशेषताएं ताकत 120, चपलता 120, धारणा 80, बुद्धिमत्ता 40, आकर्षण 10। विशेषताएं अंक 0। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, ज़ेरस ने तुरंत जवाब दिया। बधाई हो, होस्ट ने लेवल 18 तक का लेवल हासिल कर लिया है। तुरंत ज़ेरा के शरीर में अचानक एक गर्म एहसास हुआ और उसका दिल लगभग धड़कने लगा। उसे डर था कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो जाएगा, लेकिन लगता है कि वह बिना किसी बात के बहुत चिंतित था। यह एहसास जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला भी गया। जोड़ 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए। जोड़ 20 अंक सभी आंकड़ों में जोड़े गए। आपके स्वास्थ्य बिंदुओं में जोड़ 30 अंक जोड़े गए हैं। सिस्टम इंटरफेस। नाम ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया। क्लास हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी एब्सोल्यूट कैओटिक। स्तर 18। मन कल्टीवेशन स्टेज मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। HP 120/400। XP 5000/50,000। ऊर्जा 405,000। मन कोर ऊर्जा 300/300। विशेषताएं ताकत 140, चपलता 140, धारणा 100, बुद्धिमत्ता 40, आकर्षण 10। विशेषताएं अंक 15। अच्छा, ज़ेरास ने अपने ऊर्जा बिंदुओं को देखते हुए कहा कि वह अपनी ऊर्जा को 5000 अंक तक बढ़ाने में सक्षम था और अपने स्तर को भी तोड़ने में कामयाब रहा। पागल लड़ाई इसके लायक थी। बुद्धि में 10 अंक और आकर्षण में 5 अंक जोड़ें। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए हैं। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बुद्धि और आकर्षण अंक आमतौर पर अंकों में सभी आंकड़ों की वृद्धि के बीच नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए उसने अपने गुण बिंदुओं को जोड़कर इसे पूरा किया। जहां तक आकर्षण में अंक जोड़ने का सवाल है, तो वह नहीं चाहता था कि ये दूसरों से बहुत पीछे रह जाए। और हर कोई जानता है कि लेडी लक बदसूरत लोगों की तुलना में सुंदर चेहरे वालों को पसंद करती है। अध्याय 306 प्रतिस्पर्धा की अपनी मृत भावना को फिर से जगाना। सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें समुद्र में मछलियों की तरह फैली हुई थीं, जबकि टाइटन सड़कों पर घूम रहे थे, जगह जगह बहरे शवों के लिए हाथापाई कर रहे थे। सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक और जगह के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक में यह एक शानदार कमरा था और बिस्तर पर एक आकृति देखी जा सकती थी। उसकी छाती लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी, जो उसकी नींद की स्थिति को दर्शा रही थी, लेकिन अगर कोई उसे करीब से देखता तो उसके सिर पर काली रेखाएं दिखाई देती, जो दर्शाती थीं कि वह उतनी मीठी नींद नहीं ले रहा था जितनी कि उसे दिखाई गई थी।
मार डालो। एक विशेष जाति के समूह की ओर दौड़ती हुई हजारों जातियों की दहाड़ अविश्वसनीय मात्रा में सुनहरी आभा से भरी हुई थी। उनकी हर हरकत ने अंतरिक्ष को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया, जिससे एक अंधेरा भंवर बन गया जहां वे दूसरी तरफ लगभग 1000 की दौड़ की ओर भयानक गति से आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारी संख्या कोई मायने नहीं रखती, अंत में तुम्हारी नियति मृत्यु है। एक विदेशी जाति के मुंह से क्रोध की दहाड़ निकली जो सुनहरी ऊर्जा के कोकून में लिपटी हुई थी, जब वह आकृति अचानक हजारों प्राणियों के समूह के ऊपर दिखाई दी। स्वर्गीय शैतानी मोहर, शैतान का भाग्य। प्रकाश की आकृति ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा। तुरंत एक सुनहरा रून आकाश में जीवन के लिए चमक उठा, एक त्रिभुज के भीतर एक आंख का जटिल प्रतीक बना। तुरंत आकृति के चारों ओर की सुनहरी आभा बदल गई और तुरंत ही वह सुनहरा कोकून जिसमें वह घिरा हुआ था अचानक गायब हो गया और उसकी जगह काली ऊर्जा की घूमती हुई धुंध ने ले ली। क्रोध की एक शैतानी दहाड़ अंधेरे कोकून से निकली जिसने काली गैस को उड़ा दिया। जैसे ही आकाश में रूनिक आंख ने अचानक आकृति को देखा, काली ऊर्जा की एक किरण उस पर टूट पड़ी, ऊर्जा की शेष काली धुंध को चीरती हुई। आखिरकार आकृति प्रकट हुई जो एक शैतानी 3 मीटर लंबा शैतान था। पूरी दुनिया में एक दुष्ट आभा फैल गई। ये भयावह शक्ति अकेले ही इतनी थी कि आगे की ओर भाग रहे हजारों लोगों का दम घुट गया और वे सभी जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ उनके गले को पकड़े हुए थे। उसके माथे के दोनों तरफ से उसके शैतानी रूप से सुंदर चेहरे से 2 सींग निकले। उसकी शैतानी रूप से काली आंखें जमीन पर घुट रहे लोगों को घूर रही थीं। उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। ऊंचे उड़ना। अचानक नीचे से एक शक्तिशाली प्रकाश अचानक तेजी से प्रकट हुआ और शैतान के माथे के सामने तुरंत प्रकट हुआ। ये बहुत तेज था, किसी भी आंख से भी तेज। फिर भी तीर शैतानी आकृतियों की मुट्ठी में कसकर पकड़े जाने पर अपने रास्ते पर ही रुक गया। दरार, टूटना, और तुरंत ये दरारों में लिपटा हुआ था और टुकड़ों में बिखर गया। और बिना पीछे देखे शैतानी आकृति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आंख से काली रोशनी की किरण निकली। शैतानी आकृति की मुट्ठी में अचानक 5 मीटर लंबा लाल रंग का भाला दिखाई दिया। काबूम। उसके आसपास का पूरा स्थान पूरी तरह से ढह गया क्योंकि वह तुरंत आगे बढ़ा और हजारों जातियों के समूह पर सर्वनाशकारी शक्ति से टूट पड़ा। काबूम। एक विनाशकारी विस्फोट जिसने हजारों मील तक पूरी जमीन को मिटा दिया। पूरे कमरे में आश्चर्य की हल्की सी चीख गूंज उठी जब बिस्तर पर लेटा व्यक्ति अपनी नींद की स्थिति से उठकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना देखा जा सकता था और उसकी छाती अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। ज़ेरास शांत कमरे में इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसके हाथ उसके माथे पर टिके हुए थे और उसे हल्का तेज सिरदर्द महसूस हो रहा था। क्या अजीब दुर्स्वप्न है, ज़ेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। ये दूसरी बार था जब उसे ऐसा दुर्स्वप्न आ रहा था और यह सब बस अव्यवस्थित था, वह इसे समझ नहीं पा रहा था। लेकिन सपने में एक चीज थी जो वह समझ सकता था, और वह था लोगों का समूह जो एक सुनहरे कोकून में लिपटा हुआ था। ज़ेरास को लोगों के उस समूह के साथ हड्डियों तक की पहचान महसूस हो रही थी, और उसे और भी अधिक पहचान तब महसूस हुई जब वह सुनहरा व्यक्ति अचानक पलक झपकते ही शैतान में बदल गया। यह ऐसा था जैसे मेरा एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन, ज़ेरास ने संकुचित आंखों से सोचा, लेकिन आकृति द्वारा इस्तेमाल किया गया एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय था। इतना उच्च स्तरीय कि इसने न केवल दिखावट ली बल्कि शैतान की कला की भी नकल की, जैसे कि आकाश में दिखाई देने वाली रूनिक आंखें। क्या एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के बारे में अभी और भी कुछ है जो मुझे अभी तक पता नहीं है, उसने सोचा जब अचानक उसका ध्यान कार्ड पर गया। ये डेथ काउंट्स रैंकिंग की सूचना थी। डेथ काउंट्स रैंकिंग 1. एस्मोस डेमोगोर्गन -12 लेट मेटियोर रैंक स्टेज जोड़ 250 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। 2. औरा गनशॉट 8 लेट मेटियोर रैंक स्टेज जोड़ 280 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। 3. सीरे नोस्ट्राडेमस 6 लेट मेटियोर रैंक स्टेज जोड़ 200 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। 4. कैन वुड्रोफ 5 लेट मेटियोर रैंक स्टेज टाइटन जोड़ 300 मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। मैं रैंकिंग में दूसरे स्थान से गिरकर चौथे स्थान पर आ गया हूं, ज़ेरास ने सोचा। ये सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, जब वह सो रहा था तब भी वे सभी टाइटन्स को मारने में लगे हुए थे, और इसने ज़ेरा के दिल में कुछ जगह दिया और वह अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और गगनचुंबी इमारत के किनारे चला गया। हा, मैं सच में मूर्ख हूँ, ज़ेरास ने खुद से मजाक करते हुए कहा। अगर वे सभी रात की ठंड में भी अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति को क्यों सोना चाहिए? क्या मैं सच में आत्मसंतुष्ट हो गया हूँ? ज़ेरास ने सोचा कि जैसे उसके शरीर से शक्ति की एक अथाह आभा निकलने लगी और उसके पैरों के नीचे दरारें दिखाई देने लगीं और अचानक से कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। मैं पहला स्थान प्राप्त करूंगा, ज़ेरास ने सोचा, और तुरंत ही उसका दिल उसके दिल के भीतर पागलों की तरह धड़कने लगा। ज़ेरास ने पहले कभी इतनी तेज आवाज़ महसूस नहीं की थी। ये पहली बार था जब वह पूरी तरह से उत्तेजित था और पहली बार वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार था। और तुरंत ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां आपस में क्रॉस करते हुए।
अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। अध्याय 307, नींद में सोता हुआ आदमी आखिरकार जाग गया। 500 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत के ऊपर एक आकृति देखी जा सकती थी। उसके हाथों में एक विशाल स्नाइपर बंदूक थी जो गगनचुंबी इमारतों के किनारों पर बंद थी। नीले बाल दो लंबी चोटियों में बंधे हुए जो उसके नीचे घसीटते हुए उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। जब वह कैमरे के माध्यम से स्नाइपर की दृष्टि पर देखती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। उसके शैतानी लाल होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई देती थी क्योंकि उसके हाथ ट्रिगर पर लिपटे हुए थे। बैंग बैंग। विपरीत गति के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई, फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं हिली। एक और नीचे गिर गया। वह सोचती हुई खड़ी थी जब वह अपने बैग की ओर चली गई जो जमीन पर रखा हुआ था। हूम हूम। उसके होठों से एक लड़की के लिए अनुपयुक्त एक जंगली स्वर सुनाई दे रहा था क्योंकि उसके हाथ बैग के चारों ओर खोज रहे थे और जल्द ही उसने एक वस्तु को बाहर खींच लिया। शराब की एक बोतल। क्रिंक। इसे एक तेज गति से खोला गया और अगले ही पल उसके मुंह में डाल दिया गया। यह एक सहज सटीकता थी जैसे कि यह अतीत में 1000 से अधिक बार किया गया हो। आह, शराब अभी भी सबसे अच्छी है, उसने एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा और अपना डिवाइस निकाला। उसका हाथ रैंकिंग टैब पर क्लिक कर रहा था। ओह, स्लीपी हेड आखिरकार जाग गया है, उसने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कुराहट के साथ कहा। और वह भी पूरी तरह से जा रहा था, शायद वह ड्रैकुला की जगह लेने के लायक हो। मुझे उम्मीद है कि वह भी एक स्वीटहार्ट है, उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे के किनारे पर गुलाबी रंग की एक छाया दिखाई दी क्योंकि उसने अचानक खाली बोतल को जमीन पर फेंक दिया और स्नाइपर राइफल की ओर वापस चली गई। एक बार जब उसके हाथों ने ट्रिगर को जकड़ लिया और उसने साइट के माध्यम से देखा तो नशे के सभी लक्षण अचानक उसके चेहरे से गायब हो गए। उसकी जगह एक अविश्वसनीय मात्रा में ध्यान ने ले ली। ये ऑरा गनशॉट था। चौथा शैतान बच्चा और मृत्यु रैंकिंग में वर्तमान तीसरा। एक युवक खुले स्थान से चला जहां सैकड़ों टाइटन्स एकत्रित थे। एक बेदाग सफेद लबादा पहने हुए जो लगभग चांद से प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता था। उसके सफेद बाल धीरे धीरे हवा के झोंके के साथ नाच रहे थे क्योंकि वह टाइटन्स के बीच चल रहा था, नश्वर लोगों के बीच एक स्वर्गीय ऋषि की तरह दिख रहा था। उसके चारों ओर 3 अजीब गेंदें, एक सफेद, एक काली और एक नीली, उसके आकृति के चारों ओर घूम रही थीं। जबकि यह वास्तव में लग सकता है कि वह आगे बढ़ रहा था, वह वास्तव में जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा था। आसपास के सभी टाइटन्स बस उसके पास से गुजर गए जैसे कि उसे देख नहीं पा रहे हों, और कभी कभी उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जो कई रोशनी से चमक रहा था, मुख्य रूप से दूधिया सफेद, काले और नीले रंग की, और तुरंत वे टाइटन्स के संपर्क में आ गए। युवक के आगे बढ़ने पर अचानक उसके कदम रुक गए। एक अजीब और अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया जब टाइटन ने अचानक अपना हाथ उसके सिर पर उठाया और तुरंत ही उसके अमानवीय पंजे उसकी खोपड़ी में धंस गए। उसने अचानक अपना सिर खींचा, गर्दन से उखाड़ा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया, मृत। जिसने भी ये दृश्य देखा होगा वह अवाक रह गया होगा क्योंकि टाइटन्स के अचानक आत्महत्या करने का कभी उल्लेख नहीं किया गया है। युवक आगे बढ़ता रहा, उसकी सफेद पुतलियां अंधे की तरह दूर तक घूर रही थीं। जैसे वह अपना हाथ आगे बढ़ाता रहा और अपने रास्ते में आने वाले सभी टाइटन्स को छूता रहा और वही दृश्य खुद को दोहराता रहा। टाइटन्स अपने सिर को शरीर से अलग कर रहे थे और बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर रहे थे। आह, ये थका देने वाला है, युवक ने कहा, अचानक अपने रास्ते में रुक गया क्योंकि उसके हाथ उसके कार्ड डिवाइस तक पहुंच गए और उसने इसे निकाला, जल्दी से रैंकिंग टैब की ओर बढ़ गया। ओह, वह आखिरकार वापस आ गया है, और इस बार भी बहुत पागल हो रहा है, युवक ने सोचा और अपना डिवाइस रखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, सिवाय इसके कि उसके बारे में कुछ बदल गया। उसके हाथ अब टाइटन को पहले से कहीं ज्यादा छू रहे थे और टाइटन्स की हिंसक आत्महत्या दर में भारी वृद्धि हुई। ये सीरे नोस्ट्राडेमस था, दूसरा शैतानी बच्चा और रैंकिंग में वर्तमान में चौथे नंबर पर। अमिताभ। आवाज टाइटन की दहाड़ जैसी थी जो पूरे स्थान पर गूंज रही थी क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु के वेश में एक आकृति 20 मीटर की ऊंचाई पर बैठी थी, दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए थे। उसके पीछे विशालकाय 10 मीटर लंबा बोधिसत्व दिखाई दे रहा था, लेकिन एक सामान्य बोधिसत्व के विपरीत यह एक भयावह काली आभा से रिस रहा था जिसने पूरे आकाश को एक काली ऊर्जा से रंग दिया था। सैकड़ों टाइटन्स पहले से ही युवा भिक्षु के नीचे इकट्ठा थे और सैकड़ों हमले उस पर हुए, फिर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। उसके शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं बही, जबकि सर्वनाशकारी शक्ति से भरे घूंसे उसके सिर पर लगे थे। अमिताभ, लड़ना गलत है, उसने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और नीचे की ओर थप्पड़ मारने की हरकत की। तुरंत उसके पीछे बोधिसत्व के विशाल प्रेत ने अपने विशाल हाथों को नीचे पटक दिया जो टाइटन्स की पूरी आकृति को ढांक रहे थे, और तुरंत उनमें से 10 टाइटन्स पूरे स्थान पर कूदे, खून और लहू में बदल गए। अमिताभ, आपकी आत्माएं मुक्त हो गई हैं, उसने एक उदासीन चेहरे के साथ कहा जैसे ही उसने अपना बायां हाथ उठाया और एक बार फिर अपने बाएं हाथ को नीचे पटक दिया। जगह के चारों ओर खून और लहू का एक और अपमानजनक विस्फोट हुआ। अमिताभ, लड़ाई करना गलत है, ये बंजान था,
तीसरा शैतानी बच्चा और मृत्यु रैंकिंग में वर्तमान नंबर 5। 30 मिनट बाद धीरे धीरे थप्पड़ मारना बंद हो गया और युवक के नीचे गुर्दे और खून में बदल चुके टाइटन्स के शवों के अलावा कुछ नहीं था। धीरे धीरे जमीन पर उतरते हुए युवा भिक्षु जमीन पर उतरा, उसके हाथ उसकी जेबों की ओर बढ़ रहे थे और तुरंत उसने एक उपकरण लाया और उसके हाथ स्क्रीन से होकर गुजरे और वह रैंकिंग पर चला गया। ओह, उपकारकर्ता काम पर वापस आ गया है। अमिताभ। जेरिस को पता नहीं था कि उसने खुद पर बहुत ध्यान आकर्षित किया था और निश्चित रूप से केवल 5 शैतानी बच्चे ही रैंकिंग तक पहुंच नहीं पाए थे। अध्याय 308 ओल्ड मैन से मुलाकात। ईआईए प्रशिक्षण बेस में चांदी के बालों वाला एक युवक बेस से होकर चला, जेबों में हाथ डाले और लगभग 50 मीटर दूर विशाल संरचना की ओर बढ़ते हुए सीधा चेहरा बनाए रखा। यह एक परिचित संरचना थी जहां वह एक बार गया था और यहां एक बार फिर जाने के विचार ने उसे एक उत्साहपूर्ण एहसास दिया जिससे उसकी धड़कनें सामान्य से थोड़ी तेज हो गईं। बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए वह तुरंत रिसेप्शनिस्ट की ओर चला गया, जिसने पहले उसका चेहरा देखने के कारण परिचितता से भौहें उठाईं, हालांकि अब ये पहले से थोड़ा अलग था। नमस्ते, मैं क्विन वर्डस्पेस हूं, रिसेप्शन पर तेजी से अपने कंप्यूटर पर टाइप करते समय युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 सेकंड बाद उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसने सामने खड़े युवक की ओर एक जांची निगाह से देखा, जबकि वह अनजाने में बुदबुदा रही थी। तुम पिछली बार के वही बेशर्म लड़के हो। तुरंत क्विन का चेहरा रात के स्वर्ग से नरक के 18वें द्वार पर गिर गया। अच्छा, तुम गलत कैसे हो सकती हो मेरी महिला, क्विन ने बेशर्म मुस्कान के साथ पूछा, जब उसने उस महिला को आंख मारी जिसने अपनी उंगली ऊपर उठाई, सोने की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए क्विन के चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो गई। मुझे खेद है, कोई समस्या नहीं है। 8वीं मंजिल पर कमरा 850, उसने कहा और अपनी मेज के नीचे से एक कार्ड निकाला और उसे उसके पास पहुंचाया। धन्यवाद मैडम, और ऐसा कहकर क्विन बगल में लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उसमें दाखिल हुआ, मर रहा है, लिफ्ट ने एक डिंग ध्वनि की जैसे ही क्विन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। अच्छा, ये तो बहुत करीब था, उसने सोचा, जैसे ही उसके हाथ बटन तक पहुंचे और उसने नंबर 8 बटन पर क्लिक किया। लगता है मुझे वाकई अपने आकर्षण पर काम करने की जरूरत है, उसने सोचा, जैसे ही उसने अपनी छाती फुलाई और अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। आखिरकार वह अपने आगंतुक के सामने बुरा नहीं दिखना चाहता था। मरना। जेरास के बाहर निकलते ही लिफ्ट ने एक संतोषजनक डिंग ध्वनि की, उसकी चंचलता जल्दी से गायब हो गई, उसकी जगह गंभीरता की आभा ने ले ली। 8 मंजिलों के लंबे गलियारे में हर दरवाजे पर रखे छोटे टैब को देखते हुए कमरा 845, कमरा 846, कमरा 847, कमरा 848, कमरा 849, कमरा 850। हो, और फिर उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए जोर से सांस छोड़ी और दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर आइए। जब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और छोटे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। छोटी सी कांच की मेज़ के सामने एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके बाएं हाथ में एक छड़ी थी। उसके माथे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थीं, जो उसकी बुढ़ापे को दर्शा रही थीं, जबकि उसकी तीखी नीली आंखें ऐसा भ्रम पैदा कर रही थीं मानो उसके भीतर अलग अलग सितारे धीरे धीरे घूम रहे हों। एक नज़र और एक साधारण इंसान को अपने पैर को बेकाबू होते हुए महसूस होगा और 5 सेकंड बाद वह बेहोश हो जाएगा। बूढ़े आदमी मान, क्विन ने उस आदमी को सिर झुकाते हुए अभिवादन किया। वह उन दुर्लभ लोगों में से एक था जिसके सामने वह इस जीवन में कभी सिर झुकाएगा। उठिए, बूढ़े आदमी मांग ने तुरंत आदेश दिया, जैसे ही क्विन उठा और उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। एक बात जो उसने नोटिस की वह थी बूढ़े आदमी मांग का चकित रूप, क्योंकि उसकी आंखों में बिना छुपे आश्चर्य और हैरानी की चमक थी। वह आंखों की चमक में अचानक वृद्धि से बता सकता था, तुम बहुत तेजी से बड़े हो गए हो। बूढ़े आदमी मांग ने आखिरकार अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करते हुए कहा। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से है, बूढ़े आदमी मांग। ये झूठ है, जब मैंने कहा कि तुम बड़े हो गए हो तो मेरा मतलब सिर्फ ताकत से नहीं था। मेरा मतलब निश्चित रूप से तुम्हारी मानसिक ताकत से था। तुम वाकई नरक से गुजरे हो। यह मेरी मदद नहीं है, बूढ़े आदमी मांग ने समझाया, जबकि क्विन ने उसके बालों के पीछे खरोंच लगाए। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? बूढ़े आदमी मांग ने गंभीर स्वर में पूछा। हम पैतृक भूमि के बारे में जानकारी के लिए, क्विन ने उत्तर दिया। बूढ़े आदमी मांग से सिर हिलाया। लेकिन ये तो बस इसका एक हिस्सा है। घर पर परेशानी है, क्विन। और जब मैं परेशानी कहता हूँ तो क्या तुम समझते हो? बूढ़े आदमी मांग ने क्विन को एक गंभीर नज़र से देखते हुए कहा। वह क्या है? कुलपति नाराज हो गए हैं। वर्डस्पेस परिवार के 2 वारिसों का गायब होना कोई साधारण बात नहीं है और तुम्हारे जिंदा वापस लौटने की खबर ने वर्डस्पेस परिवार में अफवाहें फैला दी हैं, बूढ़े आदमी मांग ने गंभीर भाव से कहा। किस बात की अफवाहें? क्विन ने बेखबर भाव से पूछा। युवा मास्टर्स के गायब होने की अफवाहों का तुमसे कुछ लेना देना है।
उनकी आत्मा की प्लेटें टूट गई हैं, जिसका मतलब है कि वे मर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को अभी तक इस बारे में पता नहीं है। मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और कुलपति अब धीरे धीरे नींद से उठ रहे हैं। उन्हें आपके अस्तित्व के बारे में पता चल गया था और उन्होंने आपको कबीले में वापस लाने के लिए कुछ दूत भी भेजे थे। आप अभी भी यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि जो अचानक अड़ गए हैं और किसी को भी आपको ले जाने से पूरी तरह मना कर दिया है। तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अड़ियल हो सकता है और आपको छोड़ने से मना कर सकता है, लेकिन एक बार जब कुलपति खुद अपने सिंहासन से उठकर अपना कदम उठाने का फैसला करता है तो मुझे संदेह है कि की पूरी ताकत उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। कुलपति कभी भी जा सकते हैं, एक बार जब उनके बेटों के बारे में सोचकर उनका कठोर दिल हिल जाता है। आप भी मेरी तरह अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे अफवाहें सच हो या नहीं, आपके बचने की संभावना लगभग शून्य होगी। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, शायद अब से 1 या 2 महीने बाद, और आपको बस इतना ही मिलेगा, ओल्ड मैन मैंग ने कहा। जब क्विन ने जोर से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर हल्का पसीना था, यहाँ तक कि वह शून्य स्थान के कुलपति के आतंक से भी वाकिफ था। अन्य कल्टीवेशन चरणों के विपरीत गैलेक्सी रैंक स्टेज विशेषज्ञों के नाम में गैलेक्सी शब्द यूं ही नहीं होता। अब क्या तुम मुझे इनहेरिटेंस ग्राउंड के बारे में और बता सकते हो? तुम क्या खोजने में सक्षम थे? ओल्ड मैन मैंग ने उत्सुकता से पूछा। अध्याय 309, विरासत की जमीन। मैंने इसे पाया, क्विन ने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने दाहिने हाथ को खोला, जैसे खून की बूंदें नीचे लुढ़क रही थीं, और एक चाबी ने एक छोटे से सुनहरे अवरोध को ढंक दिया था जो क्विन की बांह से बाहर निकल आया। पैतृक भूमि की चाबी, बूढ़े आदमी मांग ने कहा। उसकी आवाज़ अनजाने में कांप रही थी, क्योंकि वह धीरे से दोनों हाथों से चाबी को पकड़े हुए था, जैसे कि यह सभी खजानों में सबसे बड़ा खजाना था। ये तुम्हारे साथ जुड़ गया है? बूढ़े आदमी मांग ने भौहें उठाकर पूछा, जब क्विन ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और चाबी बूढ़े आदमी मांग के हाथों से उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी। मुझे भी समझ नहीं आता कि कैसे, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्विन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। जब सुनहरी चाबी उसके चारों ओर घूम रही थी, एक उज्ज्वल प्रभामंडल के साथ चमक रही थी जिसने उसे पहले से कहीं अधिक महान बना दिया था। ये चाबी अपने अस्तित्व की दूसरी है, केवल शून्य स्थान के कुलपति के पास ही यह है। क्या तुमने इसका उपयोग करना सीख लिया है? ओल्ड मैन मैंग ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि चाबी क्विन के चारों ओर घूम रही थी और धीरे से उसकी हथेली में वापस आ गई। मैं चाबी का उपयोग नहीं कर सकता क्या? उसके बाद ओल्ड मैन मैंग लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा। मेरा मतलब है, अभी नहीं। मुझे इसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने से पहले कम से कम मध्य ब्रह्मांडीय रैंक चरण में होना होगा। इसलिए भले ही मैं अभी पैतृक भूमि पर वापस चला जाऊं, फिर भी मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगा। ओह! ओल्ड मैन मैंग की आंखें चिंता में और भी अधिक सिकुड़ गईं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके मध्य ब्रह्मांडीय रैंक तक पहुंचना होगा। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्विन। कुलपति एक दिन सिंहासन से उठेंगे। मुझे खेद है अगर मैं आपका सिर काटने का आदेश देने वाला व्यक्ति बन जाऊं। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वर्ल्ड स्पेस पैट्रियार्क के क्रोध से बचा सके। 9 परिवारों के दूसरे पैट्रियार्क शायद उतने ही मजबूत हों, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि आपके पास इतना मजबूत कनेक्शन भी नहीं है। भविष्य बिल्कुल भी उज्ज्वल नहीं है, क्विन। यह उदास है। केवल अगर वर्ल्ड स्पेस के 2 वारिस जीवित होते, आप कबीले की चुभती निगाहों से बचते हुए अपनी ताकत को बढ़ाते और बढ़ाते रह सकते थे जब तक कि आप तैयार न हो जाएं। लेकिन अब उनकी नज़र सीधे इस समय आप पर है। आप क्या करेंगे? ओल्ड मैन मैंग ने पूछा, जबकि क्विन ने मूक रूप से मेज पर देखा और उसने हस्ताक्षर कर दिए। वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह 1 या 2 महीने में कॉस्मिक रैंक चरण तक नहीं पहुंच सकता था। अगर वर्ल्ड स्पेस पैट्रियार्क कभी भी आ गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह भाग भी सके या छिप भी सके, जब तक कि वह पृथ्वी से बहुत दूर न हो। इसके अलावा ये केवल समय की बात थी कि उसे एक बार फिर से खोजा जाएगा। वह वास्तव में फंस गया था। क्विन, मुझे तुम्हारी माँ के लिए बहुत दुख हो रहा है, और मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा किया है जो तुम्हें अच्छी तरह से बड़ा करना था। मैंने उसे बचाने की तुम्हारी इच्छा का भी यथासंभव पालन किया है, और हम चाबी पाने तक भी पहुंच गए हैं। ये कहना गलत नहीं है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, ओल्ड मैन मैंग ने कहा, जबकि क्विन ने चाबी को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। चूंकि यह शायद आखिरी बार हो सकता है जब मैं तुम्हें जीवित देखूंगा, मैं तुम्हें अपनी आखिरी 3 चीजें दूंगा, ओल्ड मैन मैंग ने कहा, जबकि उसके हाथों में 3 वस्तुएं दिखाई दीं। एक बहुत बड़ी किताब थी जो अविश्वसनीय रूप से चमकीले नीले प्रभामंडल से भरी हुई थी। क्या ये चौथी मुख्य पुस्तक है?
क्विन ने चकित होकर पूछा, ओल्ड मैन को आश्चर्य से घूरते हुए, लेकिन जब उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर उदास भाव देखा तो उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। और उसके बाद उसने 5 नीले क्रिस्टल निकाले। अगर जेरास ने उन्हें देखा होता तो वह भौहें चढ़ा लेता, क्योंकि वे हर जगह शिमा की स्थानिक अंगूठी से प्राप्त क्रिस्टल की तरह ही थे, सिवाय इसके कि वे शिमा की तरह सोने के रंग के बजाय नीले रंग के थे। ये क्या हैं? क्विन ने पूछा, आश्चर्यचकित होकर। वह वस्तुओं को पहचान भी नहीं पाया। वे मन के पत्थर हैं। लगभग 100 वर्षों से मन के शुद्धतम सार को बहुत अधिक मात्रा में मन की गहराई में रखते हुए। इससे आपकी साधना का आधार किसी भी संभव चीज से तेजी से बेहतर होना चाहिए। बूढ़े आदमी मैंग ने आखिरी चीज, एक नीली बाली निकालने से पहले कहा। और फिर क्विन ने बाली को देखते हुए अपनी जगह पर खड़े होकर देखा। ये वह बाली थी जिसे तुम्हारी माँ जाने से पहले पहन रही थी। ये रास्ते में गिर गई और मैंने इसे तुम्हारे लिए रख लिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की कोई भी चीज नहीं है। इसे ले लो। ओल्ड मैन मैंग ने तीनों वस्तुओं को अपनी ओर धकेलते हुए कहा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ क्विन, उसने कहा और अपनी छड़ी पकड़ी और खुद को ऊपर उठाया। बाहर निकलने की दिशा में चलते हुए वह अचानक क्विन के पास रुक गया। वॉर्ड स्पेस पैट्रियार्क को तुम्हारे साथ मेरी भागीदारी के बारे में पता था, लेकिन वह अब तक चुप रहा, इस मामले को उठाने से इनकार कर रहा था। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अंत में तुम्हारी जान लेने वाला हूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे। अलविदा क्विन, उसने कहा। कमरे से बाहर जाने से पहले क्विन के कंधे को कसकर पकड़ते हुए दरवाजा बंद हो गया। अब क्विन चुपचाप बैठ गया था, जो बस मेज पर रखी वस्तुओं को देख रहा था। ओल्ड मैन मैंग, मुझे लगा था कि तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत के समय मुझे छोड़ रहे हो, लेकिन मैं इसे ऐसे कैसे कह सकता हूं जब आपने ये सब मेरे सामने रखा है। चौथा सिद्धांत, सीखने के लिए एक किताब, मेरी साधना को बेहतर बनाने के लिए मनस्टोन्स। आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं, है ना? नहीं, आप चाहते हैं कि मैं जीतूं, ओल्ड मैन मैंग। अगर आपको ही मेरे ऊपर कसाई की तलवार उठाने का आदेश दिया गया था, तो अगर आप इसे नीचे रख देते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, ओल्ड मैन मैंग। अब यह मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। मेरे ऊपर, क्विन ने सभी वस्तुओं को देखते हुए कहा, जब अचानक एक चमकदार लाल रोशनी उसकी आंखों पर बंधी पट्टी से बाहर निकली। मैं लड़ूंगा, मैं उसे ऐसी लड़ाई दूंगा जो हमेशा उसके बुरे सपनों में उसे परेशान करेगी। यह अलविदा ओल्ड मैन मैंग नहीं है, यह केवल एक आसन स्वागत की शुरुआत है, क्विन ने कहा। मेज पर रखी वस्तुएं अचानक गायब हो गईं, और वह भी कमरे से बाहर निकल गया, अपने पीछे मौत की खामोशी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। अध्याय 310, आखिर जेरास कौन है? माना कि अत्यधिक मात्रा से भरे एक द्वीप पर फंस जाना सभी साधकों के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति के लिए, मुझे यकीन है कि यह मौत की सजा से भी बदतर है। एक मध्यम आकार के कमरे में एक अजीबोगरीब मजाकिया चमक के साथ दयनीय आवाज गूंजी, जो अलमारियों और किताबों की कतारों से भरी हुई थी, जिसमें एक सोफा और एक टेबल ज्यादातर जगहों पर थी। यह कोई और नहीं बल्कि जेरा को एक्सेल स्पेस लैब्स में प्रशिक्षक मोनिका द्वारा दिया गया कमरा था। सोफे के बगल में जमीन पर 2 महिलाएं दिखाई दे रही थीं। एक के लंबे बैंगनी बाल और आंखें थीं, जबकि दूसरी के लंबे गुलाबी बाल और आंखें थीं। खैर, चाहे ये कितना भी बुरा लगे, ये कम से कम यह प्रशिक्षण बेस में फंसने, पूरे दिन परेशान करने वाले नए कैडेटों को पढ़ाने और बोरियत के कारण ढेर सारी किताबें पढ़ने से तो बेहतर है। जैसे जीज, मोनिका, क्या तुम वाकई यह सब पढ़ती हो? अकेले? रेहाना ने पूछा, उसकी नज़र किताबों की पूरी अलमारियों पर घूम रही थी। टस टस, तुम सच में एक बहुत ही अकेले बेवकूफ़ हो, आउच। रेहाना ने जीभ चटकाते हुए कहा। जब उसने प्रशिक्षक मोनिका का मजाक उड़ाया, तभी अचानक उसके बाल खींचे गए, जिससे वह दर्द से चीख उठी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा सिर अभी मेरे पेट पर टिका हुआ है। तुम्हारे बाल काफी अच्छी पहुंच में हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने दुष्ट स्वर में कहा, जब रेहाना ने एक घूंट लिया। तो क्या होने वाला है, तीखी जीभ? तुम्हें पता है कि मैं पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर हूं। मैं तुम्हें कुछ बहुत ही कठोर पिटाई दे सकती हूं, रेहाना ने अपने चेहरे पर गर्व के साथ चेतावनी दी। टच, क्या तुम्हें पता है कि मैं वर्तमान में किस कल्टीवेशन स्टेज पर हूं? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जब उसने रेहाना को अपनी ओर देखते हुए या उसकी नाभि को देखने के लिए कहा। तुरंत ही उसकी आंखों से एक गुलाबी प्रभामंडल निकला जब उसने प्रशिक्षक मोनिका की नाभि को ध्यान से देखा, इससे पहले कि वह मंद हो जाए, और वह उसके ऊपर वापस गिर गई। बंद, उसने कहा, इस बार गंभीरता से। अपनी विशेष आंखों और साधना के अपने स्तर के साथ, वह पहले से ही लोगों के डेंटियन में सीधे देख सकती थी, और जब उसने प्रशिक्षक मोनिका के अंदर देखा, तो उसने देखा कि उसके मनकोर से हजारों बड़ी जंजीरें इतनी कसकर बंधी हुई थीं कि वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके खेती के आधार को कसकर बंद कर दिया गया है। कुछ हद तक, प्रशिक्षक मोनिका ने गुलाबी बालों के साथ खेलते हुए कहा। वैसे भी तुम अपना खेती का आधार कब खोलोगी, मोनिका? तुम्हारा मतलब है? प्रशिक्षक मोनिका ने उदासीनता से पूछा।
तुम कब रिहा होगे? तुम्हारे पास और कितनी सजाएं हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन जब से उन्होंने तुम्हें रिहा किया है मुझे लगता है कि यह बहुत दूर नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे बीच से आखिरी व्यक्ति जिसे रिहा किया जाएगा वह तुम हो। नहीं, मुझे नहीं पता, प्रशिक्षक मोनिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तुम्हारी नब्ज 1 सेकंड के 0.0000001 से थोड़ी बढ़ गई। इसका मतलब है कि तुमने झूठ बोला। आउच। मेरे शरीर के मामले में अपनी लंबी नाक को खुजाना बंद करो। और तुम ऐसा क्यों सोचोगी? ठीक है, हर कोई 5 राक्षसी प्रतिभाओं में से सबसे जिद्दी और मांसपेशियों वाले को जानता है, वध महारानी। इसलिए जब तक यह मानवता के जनसंख्या घनत्व को कम नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि यही एकमात्र कारण है कि वे आपको इतनी जल्दी रिहा कर देंगे। यह मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, प्रशिक्षक मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मुझे मत बताओ कि तुम्हें प्रशिक्षक मोनिका कहलाना पसंद है? मेरा मतलब है, ओह प्रशिक्षक मोनिका, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह प्रशिक्षक मोनिका, तुम आज अच्छी लग रही हो। प्रशिक्षक मोनिका बहुत हॉट है। मैं चाहती हूं कि प्रशिक्षक मोनिका एक दिन मेरी हो जाए। आउच। चुप रहो, तुम बेवकूफ़ हो। हा 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 हा, मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगी। मुझे लगा कि तुम्हारी सजा का समय तुम्हारे हिसाब से है न? रेहाना ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ चच, मुझे शक है कि तुमने अब तक चेक भी किया होगा, उसने कहा और उसने इंस्ट्रक्टर मोनिका के हाथों को अपनी घड़ी से ऊपर की ओर खींचा और तेजी से क्लिक किया। तुम्हारी रिहाई भी करीब है मोनिका, बस 1.5 साल और, रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इंस्ट्रक्टर मोनिका के चेहरे पर एक भी भाव नहीं बदला। सच में? हाँ, रेहाना ने जवाब दिया और इंस्ट्रक्टर मोनिका की घड़ी पर हाथ फेरती रही। तभी अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके चेहरे पर एक निराश भाव दिखाई दिया, जिसे इंस्ट्रक्टर मोनिका ने तुरंत नोटिस कर लिया। और चेहरे पर क्या है, सुंदर लड़की? मुझे लगा कि मैं तुम्हारे डिवाइस पर कुछ हॉट बुल्स का नंबर देखूंगी, लेकिन टीएस तुम बहुत निराश करने वाली हो मोनिका। सच में? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम जवान नहीं हो रही हो? तुम्हें किसी को ढूंढना होगा और आराम करना होगा। शायद मुझे 2 छोटी आवाज़ें देनी होंगी जो मुझे आंटी रेहान कहेंगी। आउच। चुप रहो, तीखे मुंह। इसके अलावा हमारी जीवन प्रत्याशा लगभग 200 जोड़ है। मैं बूढ़ा होने से आखिरी चीज़ हूँ, और साथ ही केवल एक पागल ही वध देवी का फ़ोन नंबर रखना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो, रेहाना ने अचानक गंभीरता से कहा और घड़ी की ओर देखते हुए रुक गई। क्या ये नंबर ज़ेरास कौन है? रेहाना ने भौहें ऊपर करके पूछा और नंबर पर टैप किया, लेकिन यह अजीब तरह से वापस आ गया और एक सूचना दिखाई दी। इस नंबर पर सभी कॉल EIA द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ओह ज़ेरास, वह मेरा एकमात्र, मेरे जीवन का प्यार, मेरी अंधेरी आत्मा में सुनहरा सूरज, वह हाथ जो मुझे अकेलेपन में डूबने से बचाता है, एकमात्र अनुमति प्राप्त व्यक्ति। आउच, रेहाना फिर से चिल्लाई जब उसने महसूस किया कि प्रशिक्षक मोनिका ने उसके बालों को जोर से खींचा। हा 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 हा, तुम्हें पता है रेहाना, तुम्हें 10 साल तक मैना के नशे में धुत रहने और पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया होगा, लेकिन तुम अभी भी अपनी विशेष कमजोरी से छुटकारा नहीं पा सकी हो। प्रशिक्षक मोनिका ने उन रूखे गुलाबी बालों को देखते हुए मजाक किया। और वैसे भी ज़ेरास मेरा शिष्य है। ओह, तुमने स्वेच्छा से एक शिष्य को स्वीकार किया? यह असंभव है, रेहाना ने प्रशिक्षक मोनिका की ओर ऐसी आंखों से देखते हुए कहा। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जल्द ही मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। रुको, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? हाँ। ओह, यह पागलपन है। मुझे बताओ कि तुमने एक शिष्य को क्यों स्वीकार किया? उसमें क्या खास बात है? एक खास वंश, खास शारीरिक बनावट, ईश्वरीय आकर्षण। वह एक बेवकूफ़ है।